गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज मैं अपनी वीडियो में जो हम 6 चैप्टर कर रहे हैं उसका 4th पार्ट करवाऊंगी। लास्ट पार्ट में मैंने डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी तक वाला टॉपिक करवा दिया था। आज हम क्राइसिस एंड रिस्पॉन्सेज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स से हम कंटिन्यू करेंगे। तो 12 जून 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट में जो जज थे, उन्होंने पास किया एक जजमेंट जो डिक्लेयर कर रहा था कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन हेल्ड करवाए हैं वो सारे के सारे इनवैलिड है। तो किसने, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन आएगा भी 1 मार्क्स में, कि किसने ये हेल्ड किया था कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शंस करवाए थे वो इनवैलिड थे। तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये बात बोली थी। So this order came to an election petition filed by Raj Naren, a socialist leader and a candidate who had contested against her in 1971। और ये जो पेटिशन है, ये इलेक्शन पेटिशन डाली किसने थी, किसके थ्रू आई थी? राज नारायण के थ्रू आई थी, जो एक सोशलिस्टिक लीडर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट लड़ाई भी की थी, इलेक्शन में कंटेक्स्ट भी किया था 1971 के अंदर। द पेटिशन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड दैट शी हैड यूज्ड द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द हर इलेक्शन कैंपेन। और जो वो पिटिशन थी जिसपे वो लड़ाई कर रहे थे कि जो इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है, वो किस बेसिस पे थे, क्या लिखा था उस पिटिशन में? वो पिटिशन में ये लिखा था, उस पिटिशन ने ये चैलेंज किया था कि जो इलेक्शन इंदिरा गांधी ने हेल्ड किया वो इनवैलिड है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विसेज को यूज किया है इलेक्शन कैंपेन के लिए। The judgment of the High Court mean that legally she was no more an MP and therefore could not remain the Prime Minister unless she was once again elected as an MP within 6 months। और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसके बाद क्या रिजल्ट आया, वो जजमेंट में ये बोला था कि जो इंदिरा गांधी है वो अब एमपी नहीं है। अगर एमपी नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती। कब तक नहीं रह सकती? जब तक वो एमपी नहीं बनती। कितने टाइम पीरियड में? 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में। 24th जून को सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर अ पार्शियल स्टे ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर। और 24th जून को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को एक पार्शियल स्टे फिर भी प्रोवाइड किया हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। Till her appeal was decided, she could remain an MP but could not take part in the proceedings of Lok Sabha। तो उस पार्शियल स्टे में क्या लिखा था? पार्शियल स्टे में ये लिखा था कि जब तक उसकी अपील डिसाइड नहीं होती इंदिरा गांधी की, तब तक वो एमपी रह सकते हैं, बट लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब क्या क्या क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स क्या हुआ इस चीज का, वो अभी हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंदर। The stage was now set for big political confrontation. The opposition political parties led by Jai Prakash Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration in Delhi's Ram Leela ground on 25th June 1975। तो अब सभी को ही पता है कि इतनी बड़ी बात हुई है, एक प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। तो ऑफ कोर्स इसके लिए जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो तो इस चीज का फायदा उठाएंगी। तो वैसे ही ये जो मतलब जो वर्ल्ड था, सॉरी जो इंडिया था, वो बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल स्टेज बन गया था पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का। जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, जो जयप्रकाश नारायण के थ्रू लीड की जा रही थी, उन्होंने दबाव दिया इस बात पे कि इंदिरा गांधी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन किया, कहाँ? दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1957 को। जयप्रकाश अनाउंस्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह। और जयप्रकाश ने नेशन वाइड, पूरे देश भर में एक सत्याग्रह अनाउंस कर दिया कि रेजिग्नेशन तो देना ही पड़ेगा इंदिरा गांधी को। and asked the army, the police and government employees not to obey illegal and immoral orders। और आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये कह दिया कि अब जब ये प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है क्योंकि इनका इलेक्शन इनवैलिड था, तो आप लोग इनके जो ऑर्डर है वो मत मानिए, क्योंकि अगर मानेंगे तो वो इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स होंगे। दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू अ स्टैंड स्टिल। और ये जो चीज थी, ये जो इतना बड़ा जो एक डिसीजन था, जो एक सत्याग्रह था जो जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था, इसकी वजह से जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज थी वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, यानी कि सब रुक गया था।
The political mood of the country had turned against the Congress more than ever before. और अब जो ये पॉलिटिक्स का जो तख्ता पलट हुआ है एकदम से कांग्रेस के अगेंस्ट, ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था. The response of the government was to declare a state of emergency. अच्छा, अब इतना सब कुछ हो गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चलने लगी, कांग्रेस के अगेंस्ट हो गई है, आप देख रहे हो कैसे पॉलिटिक्स पूरी की पूरी. तो अब इसका रिस्पॉन्स, अब इसको कैसे हैंडल किया गवर्नमेंट ने वो देखते हैं. तो सबसे पहले इसकी तरफ रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट का कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी. फर्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, इंदिरा गांधी ने लिया कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इंडिया के अंदर ऑन 25 जून 1975. ये डेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. The government declared that there was a threat of internal disturbance and therefore it invoked Article 352 of the Constitution. अब जब भी इमरजेंसी लगती है तो ऑफ कोर्स उसका कोई रीजन होना चाहिए इमरजेंसी लगाने के लिए. तो गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया कि यहाँ पे एक थ्रेट है, हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं इंडिया के अंदर ही, ठीक है, इसलिए हम इन्वोक कर रहे हैं आर्टिकल 352 को, जिसके अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो उन्होंने उसको इन्वोक किया और स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इंडिया के अंदर. Under the provision of this article, the government could declare state of emergency on grounds of external or threat of internal disturbances. तो आर्टिकल 352 के अंदर ये लिखा है कि गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है दो ही बेसिस पे, या तो कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो कंट्री के अंदर, तभी ये इमरजेंसी वाली स्टेट अप्लाई होगी. तो गवर्नमेंट ने कौन सा रीजन दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, इसलिए हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं. The government decided that a grave crisis had arisen which made the proclamation of a state of emergency necessary. गवर्नमेंट ने बोला कि इतने ज्यादा क्राइसिस हो गए, ये क्राइसिस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगानी पड़ रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, which made the proclamation of state of emergency necessary. Technically speaking, this was within the powers of the government of for our constitution providers for some special power to the government once an emergency is declared. तो टेक्निकली अगर बात करें, अगर एक बार इमरजेंसी लग जाती है तो गवर्नमेंट के पास ऑफकोर्स कुछ स्पेशल पावर्स आ जाएंगी. उसी के लिए ही इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि अभी हम जो सिनारियो देख रहे हैं यहाँ पूरी की पूरी पॉलिटिक्स, जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस, उसके अगेंस्ट है. तो इमरजेंसी लगाने का यही है कि पूरी की पूरी पावर गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी. Once an emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remains practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of the union government. अगर एक बार इमरजेंसी लग जाती है तो जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया स्टेट सेंटर, ये सारा का सारा सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है, रद्द हो जाता है. सारी पावर्स सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती है. सेकेंडली, पहला तो इमरजेंसी लगाने का ये फायदा है. सेकेंडली, द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू curtail और restrict all और any of the fundamental rights during the emergency. और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या फायदा होता है इमरजेंसी का, कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट को curtail और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इमरजेंसी के टाइम पे. तो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी उस टाइम पे एक तरीके से सस्पेंड ही हो जाते हैं. वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं कि वो क्या डिसाइड करती है इमरजेंसी के सिचुएशन में. From the wording of the provisions of the Constitution, it is clear that an emergency is seen as an extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function. तो अगर हम देखें इसको बाहर से समझे कि इमरजेंसी की सिचुएशन क्या है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें एक ही बंदे के पास सारी पावर है और वो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट. Therefore, special powers are granted to the government in the time of emergency. On the night of 25th June 1975, 25th June 1975 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना, बिकॉज इस डेट में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इंडिया के अंदर. The Prime Minister recommended the imposition of emergency to President Faruquuddin Ali Ahmed. तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रिकमेंड की थी इमरजेंसी फरूकुद्दीन अहमद को, जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, 25 जून 1975 को. He issued a proclamation immediately, और उन्होंने immediately एक proclamation issue कर दिया इमरजेंसी के लिए. After midnight, the electricity of the all major newspaper offices was disconnected. अब जो ये सिचुएशन है ना,
जो आप समझने जा रहे हैं। आप देखना कि इंदिरा गांधी वॉज सो इंटेलिजेंट कि उन्होंने सिचुएशन को कितने इंटेलिजेंटली हैंडल किया। उन्होंने अपना एक इशू किया, रिकमेंड किया ये चीज कि हमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा देनी चाहिए प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद को 25 जून 1957 को। और इमिडिएटली जैसे ही उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन इशू किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है बड़े बड़े सारे न्यूज़पेपर ऑफिसेस की रात को ही। In the early morning, a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested. और सुबह सुबह ही जितने भी opposition party के बड़े बड़े leaders थे, उन सबको arrest कर लिया जाता है। The cabinet was informed about it at a special meeting at 6 a.m. on 26th June after all this had taken place. और जो cabinet है, उसको कब पता चला कि emergency declare हो चुकी है? 6 बजे 26 जून को एक मीटिंग में, एक स्पेशल मीटिंग के थ्रू। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। जो रिस्पॉन्स था इंदिरा गांधी का टुवर्ड्स इमरजेंसी, टुवर्ड्स दी पॉलिटिक्स का तख्ता पलट, ये था इमरजेंसी डिक्लेयर करना। अब इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद जो इन्होंने वर्कर्स के साथ किया, जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं, उनके बाद उन चीजों का क्या कॉन्सिक्वेंस था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।